हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए आप सभी का पहला फुल मॉक टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें इस टेस्ट में आप सभी का जीके के सवाल होने वाले हैं, हिंदी के सवाल होने वाले, इसके अलावा करंट अफेयर के भी सवाल होने वाले हैं, रीजनिंग के सवाल होने वाले और मैथ के सवाल होने वाले हैं। इन्हीं चार सब्जेक्ट के सवाल आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो आप क्लास को करिए या ना करिए, लेकिन आप टेस्ट को बहुत जरूरी से देंगे। तो ये टेस्ट में आप सभी को पूरे 75 सवाल मिलेंगे और एक सवाल आप सही करेंगे 2 नंबर। 150 नंबर का पूरा टेस्ट होगा और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जैसे यूपी पुलिस का पेपर होगा सेम उसी तरह यह मॉक टेस्ट होगा आप सभी के बीच में, जो कि लाइव होगा। तो साथियों, आप सभी को सभी प्रश्नों का उत्तर करना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं इस क्लास में, ध्यान रखिएगा। क्योंकि भाई आपके पेपर में तो माइनस मार्किंग नहीं होने वाले हैं, तो इसका मतलब कि जितना भी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे आप सारे प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो अपने अंदर एक आदत बनाइए कि जो भी क्लास करिए, जितना भी क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पहले तो उसको पूरा हल करने का प्रयास करिए। सभी प्रश्नों का उत्तर खुद से करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। इससे आपको खुद मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल किस टाइम चल रही है। क्योंकि भाई आप जानते हैं 32,679 पदों पे यूपी पुलिस 2026 में एग्जाम होने जा रही है। तो लगभग 50 से 52 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। आज 2 मई है, आपके पास 1 महीने 6 दिन का समय बाकी है। आपका पेपर 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को होने वाले हैं। तो जैसे यूपी पुलिस के पेपर में सवाल पूछे आएंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे सारे सवाल इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ प्लस यूपी जीके के साथ में। ओके, तो चलिए भाई इस फुल मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आप जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे खुद सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे, ठीक है। तो डेली क्लास आप सभी को एक सुबह 8 बजे मिलेगी, शाम को 4 बजे मिलेगी और एक रात 8 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग रहेगी यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या बिहार राज्य में? तो सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये एमपी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? तो साथियों, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी हैं, वल्लभ भाई पटेल जी हैं, मोतीलाल नेहरू जी हैं या महात्मा गांधी जी हैं? तो बताइए कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? बताइए, आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया था? गदर आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? क्या कहा गया था? तो वंदे मातरम आंदोलन कहा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान कीजिए। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करना है, तो वो चावल की फसल है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से किस देश ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था? किस देश ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीत लिया था? तो साथियों, भारत देश ने जीता था, जो कि पाकिस्तान देश को हराकर। उस समय भारत के कप्तान कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो साथियों, निम्नलिखित में से जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत कौन से पोजीशन पे था? तो भारत 85वें यानी 85वें स्थान पर है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो साथियों, क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो 6.5% की दर से बढ़ेगी। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले यदि आप सभी का टारगेट यूपी पुलिस एग्जाम 2026 है तो भाई पेपर में छपने वाले प्रश्न आ चुके हैं। सारे प्रश्न जो आपके पेपर में आएंगे भाई जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर से, मैथ से, रीजनिंग से और हिंदी से छपेगा पूरा पेपर यहीं से, यानी छपने वाले ये प्रश्न आप सभी के बीच में आ चुके हैं। इसके अलावा आप सभी को 10 टेस्ट भी भाई प्रोवाइड करेंगे। इस टेस्ट में आप सभी को पूरे 1500 नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे यूपी पुलिस के पेपर में सवाल पूछे जाएंगे भाई, सेम उसी तरह सारे सवाल आपको इस पीडीएफ मिल जाएंगे। आज 2 मई है, पेपर 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी हमारे पास केवल 1 महीना 6 दिन का समय बाकी है। तो भाई समय तो बहुत कम है, तो इसलिए इस नंबर में मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए और तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से रखिए कि किसी प्रकार का आपको दिक्कत ना आए। तो साथों इस नंबर मैसेज करके आपको मात्र 50 रुपीज़ पे भी करना पड़ेगा। मात्र 50 रुपीज़ में ये सारे क्वेश्चन आपके पास होगा। तो जिनको भी भाई चाहिए ये पीडीएफ जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, यूपी जीके, करंट अफेयर, तो इस नंबर पर मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन अपने पास आप मंगा लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो साथियों भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो तमिल भाषा को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षिक रूप में है? किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षिक रूप में है? बताइएगा आप लोग। तो भाई ट्विटर का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, जिला स्तर पर पदेन जिला पंजीयक कौन होता है? जिला स्तर पर पदेन जिला पंजीयक कौन होता है? तो जिला कलेक्टर होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करवाएंगे भाई। हमारा टारगेट है कि 1 मई से लेकर 10 मई तक इतने बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में फंसने वाले होंगे। तो डेली क्लास आप सभी को करना है। मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन रहे कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें लॉर्ड कैनिंग थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है? तो साथियों कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है? तो उर्दू है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार करते हुए साथ में बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा देश है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रुक चीन अब आ भारत, ये आपको याद होगा भाई ट्रिक। अगला सवाल देखिए 16 नंबर को, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रोम में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, बारन वापारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? भाई ये कैसा वन्यजीव अभ्यारण्य? नाम देखिए, बारन वापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की किस शैली का एक उदाहरण है? मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की किस शैली का एक उदाहरण है? तो ये नागर शैली का एक उदाहरण है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, थांगका पेंटिंग शैली में किस देवता को दर्शाया गया है? थांगका पेंटिंग शैली में किस देवता को दर्शाया गया है? तो बौद्ध देवता को दर्शाया गया है थांगका पेंटिंग शैली में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को, सेकेरनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, सेकेरनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? तो साथियों पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता इनमें से कौन है?
तो सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, छन्नूलाल मिश्रा किस संगीत वंश से संबंधित है? छन्नूलाल मिश्रा किस संगीत वंश से संबंधित है? तो ये किराना संगीत घराने से संबंधित है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? साथियों चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड राज्य से संबंधित है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित है? अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां ये किससे संबंधित है? तो ये जातक की कहानियां से संबंधित है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा इनमें से कौन सी है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा जोंगखा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्न में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो युवराज सिंह की है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? बताइए फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किस किस देश के द्वारा किया जाएगा भाई? बताएंगे आप लोग। तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको द्वारा की जाएगी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह कौन सा है? तो रेहड़ी वाले हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या बनेगा? संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। तो आप लाइक तो जरूर करिएगा भाई, और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा कि क्लास अपलोड हो ना, तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो भाई कर्नाटक राज्य में नहीं है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। तो भाई उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, तो किस नदी पर की गई है? तो बेतवा नदी पे, डी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। ठीक है अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो भाई एल्युमिनियम सल्फेट का, तो डी ऑप्शन जो बनेगा ना आपका राइट आंसर बनेंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो चैत्र का महीना है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को, निम्न में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची है? तो भाई हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सबसे अधिक स्कोर हिंदी में ही करना है। एक हिंदी में सबसे अधिक स्कोर करना है, एक रीजनिंग में स्कोर करना है, और जीके में अधिक स्कोर करना है। मैथ में 20 सवाल आएंगे भाई, कम से कम 14 से 15 सवाल तो आप सही कर ही ले जाएंगे यदि आपका बेसिक क्लियर होगा। तो मेन आपका परसेंटेज बेस्ड होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम एचसीएफ, और आपका एक एसआईसीआई वाला सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4 चैप्टर आपके भाई बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि यही 4 से आपके पेपर में पूरा 20 सवाल फंस जाएंगे। ठीक है तो रात्रि का पर्यायवाची बताइए इनमें से कौन सा है? तो निशा है भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को,
सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब जानते हैं किसी भी शब्द के आखिरी में जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो सावधानी यानी इसमें कौन सा प्रत्यय भाई? ई है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। बेष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? बेष्टि का विलोम शब्द तो समष्टि होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों विशेषण शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो भारतीय, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। अनल का पर्यायवाची क्या है? अनल का पर्यायवाची तो अग्नि है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। जो भूमि उपजाऊ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो भूमि उपजाऊ हो, तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो उर्वरा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्न वाक्यांश को एक उपयुक्त शब्द से प्रतिस्थापित करें। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला क्या बोलेंगे? तो तितरसु बोलेंगे भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्त मेरे अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो सर्वज्ञ बनेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है, कौन सा? विशेषण युक्त पद इनमें से कौन सा नहीं है? तो उतार चढ़ाओ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, तो उसे क्या बोलेंगे बताइएगा? तो वाग्दत्ता बोलेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर करिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या आज दूध वाला नहीं आया? तो दूध का बताइए तत्सम शब्द क्या बनेगा? दूधी, दुग्ध, द्रुत या दूधी, तो दुग्ध होगा भाई, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या बनेगा बताइएगा? नारिकेल, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। चरण कमल, बंदव, हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? चरण कमल, बंदव, हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। स्थानवाचक अव्यय शब्द से वाक्य पूर्ण करें। रामू नहीं आया है, यानी रामू यहां नहीं आया है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। वसंत ऋतु में वृक्षों में 9 पल्लव आते हैं, वाक्य में प्रयुक्त पल्लव शब्द का अर्थ क्या होगा? वसंत ऋतु में वृक्षों में 9 पल्लव आते हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त जो पल्लव है इसका शब्द का अर्थ क्या बनेगा? तो पत्ता। वसंत ऋतु में भाई वृक्षों में नया पत्ते आते हैं ना, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। भाई देखिए आपके पेपर में बहुत सारे सवाल इजी भी आने वाले हैं, तो दोस्त मेरे आप सभी को एकदम ध्यान से सभी प्रश्नों का उत्तर करना है। ओके, बिल्कुल रिलैक्स होकर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। अरे जरा इधर तो आ, इसमें कौन सा अव्यय है? अरे जरा इधर तो आ, इसमें कौन सा अव्यय है? तो भाई विस्मयादिबोधक अव्यय है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? सरह प्लस ज होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा ना आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम, तो अल्प विराम कैसे लगाते हैं? नीचे छोटा सा ऐसे ना, तो देखिए बी ऑप्शन अल्प विराम है, तो यही हमारा राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। वधु का बहुवचन क्या होगा? वधु का बहुवचन क्या बनेगा? तो दोस्त मेरे वधु ही होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से
शुद्ध रूप कौन सा है? तो मनयोग, पुरस्कार, युधिष्ठर, पुरस्कार, डी ऑप्शन। भाई बिल्कुल शुद्ध रूप है, तो यही हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को, निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है? तो साथियों कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है? तो अरे, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए शब्द क्या होगा? चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द बताइए। तो द्विज होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है? हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो थ है, आधा थ, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली है, संस्कृत है, अपभ्रंश या प्राकृत है? बताइएगा, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो संस्कृत है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को, तो साथियों अब यहां से हम लोग रीजनिंग और मैथ के सभी सवालों को डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, एक भी सवाल आप मिस नहीं करेंगे, सारे सवालों को आप अच्छी तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61, 6 मित्र हैं, आर एस टी एक्स वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो साथियों जैसे एक पंक्ति ऐसा सीधा सा, सभी पहले दिशा आप जान लीजिए, दिशा आप जानते ना, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ मतलब उत्तर होता, तो सभी जो मित्र है ना ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, यानी ये ऐसे पंक्ति हो गया, इसमें 6 मित्र बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो अब देखिए एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे ना, एक एक लाइन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहां शुरुआत करेंगे, वाई के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। भाई दायां बायां आपको मालूम है, जैसे कि हम वाई को यहां बैठा दे रहे हैं, तो इसका दायां किधर होगा? आप कहेंगे इधर दायां होगा, क्योंकि उत्तर की तरफ देख रहे हैं। जिस टाइम आप ये भाई क्वेश्चन को हल करें, जिधर आपका राइट साइड है उधर आपका वाई कभी होगा, और वाई का बायां किधर होगा? इधर, जिधर आपका इस टाइम होगा। ठीक है, जिधर से आप इस टाइम देख रहे हैं, इधर बायां इधर दायां। क्लियर इतना? अब देखिए सवाल को हम पढ़ते हैं, अब एक एक लाइन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे y की बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो y को यदि हम यहां बैठाएंगे तो साथियों देखिए इधर 3 लोग हो जाएंगे, क्योंकि बायां इधर है, क्योंकि सवाल बोला कि y की बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति को बैठाना है, यानी y को हमें यहां बैठाना पड़ेगा, तभी तो भाई y की बाईं ओर केवल 2 ही लोग आ रहे हैं सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक, पहला लाइन क्लियर, y को हम यहां बैठाएंगे तो 2 लोग आएंगे। फिर देखिए y और z के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो अब देखिए y ऑलरेडी यहां बैठा है, अब हम z को यहां बैठाएंगे सबसे दाएं में, तभी तो y और z के बीच में 2 लोग आएंगे, एक लोग ये एक लोग 2 लोग इधर होके जाएंगे। ठीक, ये लाइन क्लियर होगा। अब देखिए z और x के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, z तो ऑलरेडी यहां बैठ चुका है, और x को यदि हम साथ ही यहां बैठा देते हैं तब x और z के बीच में केवल 1 व्यक्ति आ जाएगा। क्लियर, ये भी लाइन पूरा हो गया भाई। फिर देखिए r जो है वो यस के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो भाई यस को यहां बैठाकर r को यहां बैठा दिया जाए, तभी तो देखिए यस के ठीक बाईं में यानी लेफ्ट में r बैठ गया है। अभी एक पंक्ति खाली है तो t नहीं बैठा है, तो t को यहां बैठा दीजिए। सवाल देखिए अंतिम लाइन में क्या दिया है, y और यस के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? y यहां बैठा है, यस यहां बैठा है, तो इनके बीच में तो भाई कोई व्यक्ति ही नहीं है, यानी एक भी नहीं होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, इस सवाल में किसी प्रकार का डाउट बताएंगे आप लोग? यदि भाई किसी भी सवाल पे आपको डाउट थोड़ा सा भी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, वहीं से हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व को शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या बनेगा? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 16, 37, 79, 142, 226 प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई नंबरों का श्रृंखला काफी अधिक तक बढ़ा है, यानी कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा होगा। सोचिए भाई, हम तो लिख रहे हैं तब तक आपका उत्तर आ जाना चाहिए, बताएंगे आप। अब इसके बाद क्या आएगा सोचिए थोड़ा सा। जब नंबरों का श्रृंखला बढ़ा है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। 16 से 37, 16 में हम क्या जोड़े थे 37 हो जाए, तो भाई प्लस 21 जोड़ लेते हैं, तो 37 से 79,
37 में यदि हम दोस्त मेरे 42 जोड़ लेते हैं तो 79 बन जाएगा। अब 79 से 142, 79 में 21, 142 यानी प्लस 63 इसमें जोड़ा है भाई। 79 में 63 जोड़ेंगे तो 142 हो जाएगा। 142 में 226, 42, 48, 48 8 84 यानी इसमें मेरे दोस्त प्लस 84 जोड़ा है। अब देखिए ये तो भाई 21 का पहाड़ा पड़ा है ना, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 84 यानी 21 पंजे 105 हो जाएगा। तो दोस्त मेरे 226 में हमें 105 को जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा 226 और 105, 200, 100, 300, 26 और 5 31 यानी 331 यहाँ पे आना चाहिए भाई, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताएंगे दोस्त, इसमें सिंपल से भाई 21 का पहाड़ा चला था, 21 का पहाड़ा चला था तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 21 42, 42 तिया 63, 63 चौका 84, 21 पंजे 105 होता है ना भाई। पहले 21 में 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का हमने कर दिया, 4 तक गया है। क्लियर, सभी को समझ में आया? चलिए अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या बन के आएगा। एक निश्चित कुट भाषा में PGMS को 9 18 12 6 के रूप में और TBRX को 5 23 7 1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई भाषा में KABO के लिए कूट क्या है। तो दोस्त मेरे देखिए PGMS इसका कोड 9 18 12 6 किया। कैसे हल करिए आप लोग। P का कोड तो 16 होता है, G का कोड 7 होता है, M का 13 होता है, S का 19 होता है। सोचिए समझिए परखिए, उसके बाद उत्तर करिए। तो बताइए कितना आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंग, हल करिए मेरे दोस्त। तो साथियों इसमें कुछ अलग दिमाग लगाया है, जानते क्या दिमाग लगाया, देखिए ध्यान से। अब तो इसमें जैसे देखिए P है, P का उल्टा क्या होता है, K होता है। G का उल्टा कौन होता है, अपोजिट, T होता है ना, GT रोड। M का उल्टा N होता है। यस का उल्टा क्या होता है, जैसे यस 19, 27 में से 19 8, 8 पे कौन होता है, एच, यानी यस का उल्टा एच होता है। अब देखिए दोस्त, जैसे के को हम यहाँ पे 9 कैसे लिख सकते हैं, के का कोड होता है 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9 हो जाएगा। T20 2 घटा देंगे 18 हो जाएगा। N 14, 14 में से 2 घटाएंगे 12, एच 8, 8 में से 2 घटा देंगे 6। तो ऐसे कोड क्या है मेरे दोस्त, जो अक्षर इसका अपोजिट करने के बाद उनका नंबर में से -2 किया है। उसी प्रकार देखिए दूसरा TBRX, जैसे T का उल्टा क्या होता है, G होता है, B का उल्टा क्या होता है, Y होता है, R का उल्टा क्या होता है, I होता है, X का उल्टा क्या होता है, C होता है। ये तो आपको मालूम है ना। अब देखिए G 7 होता है, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 कोड किया है प्रश्न में। Y होता है 25, 25 में से 2 घटा देंगे 23, देखिए प्रश्न में 23 दिया है। I 9 होता है, 9 में से 2 घटा देंगे 7 हो जाएगा। C 3 2 घटा देंगे 1, देखिए 5 23 7 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर KABO, ठीक। अब के का उल्टा क्या होता है आप बताएंगे तुरंत। के का उल्टा होता है सर जी P, ए का उल्टा होता है Z, B का उल्टा क्या होता है E, O का उल्टा क्या होता है लो, L होता है। अब P 16, 16 में से 2 घटा देंगे 14, 14 से कौन सा ऑप्शन शुरुआत हुआ है, पहला ऑप्शन। और कोई ऑप्शन देखिए 14 शुरुआत हुआ नहीं हुआ है, तो केवल एक अक्षर का हल करने के बाद आपका आंसर आ गया इसमें। तो जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अब उसी तरह आप हर एक अक्षर का कोड कर लिए, 26 में से 2 घटा देंगे 24, देखिए 14 24। क्लियर। अब नेक्स्ट 5 का करके देख लीजिए, एल का 12 करके देख लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या बन के आएगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त प्रश्नवाचक के पद पर ज्ञात कीजिए। BMO, EOQ, HQS, KSU प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी साथियों अक्षरों का श्रृंखला से सवाल पूछे तो आप सभी को सबसे पहले अक्षर का कोड का रिलेशन निकालना है। देखिए B का रिलेशन E का रिलेशन H का रिलेशन K। अब इनका कोड तुरंत करना है। B2 E5 H8 K11, 2 से 5 प्लस 3, 5 से 8 प्लस 3, 8 से 11 प्लस 3, 11 में 3 जोड़ देंगे 14, 14 पे कौन आता है, N आता है। N से कौन सा ऑप्शन है, B ऑप्शन। देख लीजिए भाई, हम आपको बता रहे हैं यदि आप पहले अक्षर का रिलेशन निकाल लेते हैं लगभग आपका 90 से 95% तक सवाल हल हो जाएगा वहीं पर। जैसे देखिए तो पूरा 110% सवाल हल हो गया भाई। अब आप इसी तरह
दूसरे अक्षर का रिलेशन निकाल के पता कर लीजिए, यहाँ से तीसरे अक्षर का कोड करके निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों भाई, किसी प्रकार की दिक्कत? अब दूसरे अक्षर का भी निकाल लेते हैं हम लोग, यम ओ क्यू यस का, यम ओ क्यू यस, यम 13 ओ 15 क्यू 17 यस 19, 13 से 15 प्लस 2, 15 17 प्लस 2, 17 से 19 प्लस 2, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 पे कौन आता है? यू आता है। देखिए यन यू है यहाँ पे। अब आप तीसरे अक्षर का रिलेशन निकालेंगे, तीसरे अक्षर का बताइए क्या होगा? ये तो डब्ल्यू है, लेकिन कैसे, क्या लॉजिक लगा है? तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। एक पंक्ति में 40 गाड़ियां हैं, एक पंक्ति ऐसे भाई, इसमें टोटल कितनी गाड़ी हैं? 40 गाड़ी हैं। ठीक है, सफेद गाड़ी बाएं ओर से 13वीं पे है, तो इधर से बाएं से 13वें नंबर पे है सफेद वाली गाड़ी, तो इसका स्थान दाएं ओर से क्या होगा? अब इधर से आपको बताना है दाएं से, तो कुल गाड़ी कितनी है? 40। दाएं ओर से सफेद गाड़ी का स्थान क्या होगा? 40 माइनस 13 होगा प्लस 1 होगा, कितना होगा? 40 में से 13 घटाएंगे 27, 27 में एक जोड़ देंगे 28, यानी उसका स्थान दाएं ओर से क्या होगा? सफेद गाड़ी की, तो 28वें नंबर पे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर भाई, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। निम्न में से कौन सा विषम है? बताइए दोस्त मेरे, इनमें से कौन सा विषम ये सवाल है? हल करेंगे आप सभी लोग इस सवाल का, बिल्कुल परफेक्टली आंसर क्या बनेगा आपके अकॉर्डिंग बताएंगे। देखिए 27 है, 625 है, 343 है, 125 है, बताइए। 27 तो सर जी 3 का क्यूब है, 625 ये तो 25 का स्क्वायर है, 343 7 का क्यूब है, 125 ये तो 5 का क्यूब है। देखिए 27 343 125 ये तो सर जी क्यूब हैं, लेकिन जो 625 है ये तो 25 का स्क्वायर है, यानी कौन सा अलग होगा? तो बी ऑप्शन अलग होगा ना, क्योंकि 3 ऑप्शन क्यूब है, 27 43 25, लेकिन 27 343 125 ये क्यूब है, लेकिन 625 तो 25 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला अलग हो जाएगा भाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्टली आंसर बनेंगे। क्लियर, सभी को समझ में आया? चलिए भाई अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या बनेगा? अभी सवाल का राइट आंसर आप निकाल के बताइए भाई, ये काफी बेस्ट सवाल होने वाले हैं आपके लिए। जस्ट देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पैटर्न पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। 3 13 14, 4 27 11, 6 क्वेश्चन मार्क 31, क्या आएगा बताइए? बहुत ही बेहतरीन सवाल होने वाला भाई, क्या लॉजिक लगा होगा? तो भाई बीच में दिया है, अभी देखिए बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यानी ये बीच का कुछ ना कुछ होगा। तो इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, 3 चौक का 12, 3 चौक का 12, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करके माइनस 1 कर दे तो 11, 3 चौक का 12 प्लस 1 करना पड़े, प्लस 1 कर दे तो कितना हो जाएगा भाई? 13 हो जाएगा ना। फिर यदि 11 44, 44 में 4 1 जोड़ देंगे 45 लेके यहाँ 27 दिया है, लॉजिक नहीं मैच कर रहा है भाई। तो इसमें क्या लॉजिक है भाई? 3 13 14, यानी 13 वाला हमें लाना पड़ेगा। 4 3 7 6 13, 11 4 15 6 21 नहीं, तो इसमें लॉजिक मेरे दोस्त 3 दूना 6 4 3, देखिए ऐसे 3 गुणा 3 में से 1 करके प्लस, अब ये जो है 3 और 4 इसको जोड़ दीजिए ब्रैकेट में, 3 + 4 कितना हो जाएगा? जैसे देखिए 3 गुणा, अब 3 में से 2 घटा देंगे 1, 2 में से 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा, प्लस इधर से ब्रैकेट में 7, 3 दूना 6 + 7 13 हो जाएगा। यानी भाई इसमें ये वाला पैटर्न लिया है। अब दूसरा का वाला देख लीजिए एक बार, दूसरे का जैसे 4 27 11, तो हमने क्या किया भाई? 4 गुणा, अब ब्रैकेट में 4 में से 1 कम कर दीजिए, प्लस अब ये जो है ना पहला और तीसरा नंबर इसको जोड़ लीजिए ब्रैकेट में, 4 + 11 कर लीजिए। देखिए 4 गुणे 4 में से घटा देंगे 3 हो जाएगा, प्लस अभी 4 और 11 कितना हो जाएगा? 15। अब इसको जो गुणा करिए 4 3 में 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 27 दिया है भाई, यानी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखिए जिससे प्रश्नवाचक चिन्ह जो पूछा है, तो पहले तो भाई क्या किया था? 6 गुणा 6 में से 1 घटा दिया था, ब्रैकेट ही क्लोज है, 6 गुणा 6 में से घटा दिया, फिर प्लस अब ये पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या जोड़ दिया है,
6 प्लस 31 है ना, 6 गुणा 6 में से घटा देंगे 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 37। अब 6 पंजे 30, 30 प्लस 37 कितना हो जाएगा 67। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई 67। सभी को समझ में आया, ये लॉजिक इसमें लगा है। तो ऑप्शन देखिए दिया है कि नहीं भाई, 67 हमारा बिल्कुल देखिए यहाँ पे 67 दे रखा है, जो कि ऑप्शन बी सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 68 को। CJ16 एक निश्चित तरीके से DF9 से संबंधित है, FK9 उसी तरीके से GG2 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 002 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। दोस्त मेरे CJ16 ये रिलेशन है DF9 से। हमेशा याद रखिए जब अक्षर और नंबर साथ में थे तो सबसे पहले नंबर खोल कर लिए। 16 से 9 -7 हुआ है। C देखिए 3 होता है, D 4 होता है तो +1, J होता है 10, F होता है 6 तो -4। ये रिलेशन है क्या भाई, +1 -4 -7। पहले में तो भाई +1, दूसरे के वाले अक्षर में -4 और नंबर है -7 किया। दूसरा चेक कर लेते हैं भाई, FK9 GG2 देखिए 9 से 2 -7 बिल्कुल है भाई। F होता है 6, G होता है 7 +1 हुआ है, K होता है 11, G होता है 7 -4। सेम रिलेशन वही था, +1 -4 -7। तो यही पैटर्न हमें 002 पे लगाना है। 002 पहले तो भाई -7 हमें करना पड़ेगा। 2 में से 7 घटाए कितना होगा, 2 छोटा है 7 बड़ा है, बताएंगे आप सभी लोग। भाई देखिए आंसर मेरे दोस्त माइनस में नहीं दिया है तो हमारा 5 आएगा। तो देखिए कौन सा 5 है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए O 15 है तो 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 16 पे P आता है। अब O 15 होता है -4 करना पड़ेगा तो कितना होगा 15 में 4 घटाएंगे 11, 11 पे के P के 5। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69 को। दी गई श्रृंखला में लुप्त प्रश्नवाचक पद पर ज्ञात कीजिए। 89, 84, 82, 79, 75, 74, 68। 89 ठीक है, 84, 82, 79, 75, 74, 68। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा, हल करिए। 89 से 84 यानी -5, 84 से 82 -2, 82 से 79 -3, फिर 79 से 74 -4, 75 से 74 -1, 74 से 68 -6। ये तो कोई लॉजिक का नहीं है भाई। -5 -2 -3 -4 -1 -6 कोई लॉजिक नहीं इसमें। तो इसमें क्या एक छोड़कर हम लोग करते हैं, जैसे 89 से 82 तो -7, 82 से 75 तो -7, 75 से 68 -7। ये देखिए लॉजिक है। लेकिन अब भाई हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, लेकिन अब हमें दूसरा पे हमारा आंसर मिलेगा। 84 से देखिए 82, 84 से 89 डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 84 से 89 दो एक छोड़ा था ना तो -5। अब 79 से 74 -5 तो इसी प्रकार आप देखिए 74 में से हम -5 करेंगे तब हमारा जाकर आंसर आएगा 69। ये हमारा परफेक्ट समीकरण है जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ में आया। जैसे भाई स्टार्टिंग से देखिए एक को छोड़ा था, फिर यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट आया, बीच में छोड़ा था, 75 67 बीच में छोड़ा था। तो उसी प्रकार भाई जब जो छोड़ा था उसको हल हमने किया तो 84 से 79 देखिए -5, फिर 79 के बाद एक छोड़ा है 75 74 -5, फिर 74 के बाद हम 68 छोड़ेंगे ना, 74 में से -5 घटाएंगे कितना होगा 69 होगा मेरे दोस्त, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या बनेगा। ललिता ने 10 पानी की बोतलें 18 रुपये प्रत्येक बोतल के हिसाब से खरीदे। ललिता ने भाई यानी कास्ट प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा 10 × 18। 10 पानी की बोतलें भाई 18 रुपये प्रत्येक बोतल के हिसाब से खरीदा और उन्हें 20 रुपये प्रत्येक बोतल के हिसाब से बेच दिया। यानी सेलिंग प्राइस कितने बराबर हो जाएगा, 10 × उन्हें 20 रुपये प्रत्येक बोतल से बेच दिया। तो यहाँ से तो हिसाब से बेच दिया तो उसके कुल लाभ प्रतिशत गणना करें। तो यहाँ से 18 दाम 180
20 दहा में 200। कोई सामान आप 180 खरीद रहे हैं, 200 में बेच रहे हैं, तो आप सभी को कितने का बेनिफिट होगा? 20 रुपये का। किससे? 180 से, है ना दोस्त मेरे। कोई सामान आप 180 खरीद रहे हैं और 200 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी को कितने का प्रॉफिट होगा? 20 रुपये होगा ना। 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया भाई। किससे? 180 से। 20 का प्रॉफिट हुआ किससे? 180 से। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। 20 नवा 180, तो दोस्त मेरे 100/9 का वैल्यू कितना होता है आप बताइए? 1199, यानी 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, यानी इस सवाल का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर में दोस्त? किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 71 को। 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भाई अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से कटे और किसी भी नंबर से ना कटे। सबसे पहले 50 और 76 के बीच हम लोग अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, जैसे 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद कौन सा? 71, 71 के बाद 73। बस अब कोई अभाज्य संख्या आएगी नहीं भाई 50 और 76 के बीच में। कितने हैं 50 और 76 के बीच अभाज्य संख्या? 1 2 3 4 5 6, टोटल अभाज्य संख्या 6। तो औसत हम कैसे निकालते भाई? सभी संख्याओं के योग पहले करेंगे। 53, 59, 61, 67, 71, 73। 3 1 4 7 4 11, 3 1 4 7 4 11, 11 1 12, 12 9 21, 21 3 24 का 4 2, ठीक। 7 7 14, 14 26, 20 से 26, 26 5 31, 31 5 36, 36 और 2 38, यानी 384। टोटल संख्या 6, भाग करिए। 6 4 36, 2 6 चौका 24, यानी 64 आएगा। 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? 64 होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72 को। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जब ये वाला सवाल है ना, तो फॉर्मूला आपको मालूम है ना, a + b a × b अपान में 100। वृत्त की त्रिज्या पायर स्क्वायर तो r डबल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 + 10 प्लस 10 गुणा 10, यहाँ से 10, तो 10 10 20 प्लस, अब इसको पूरा को हल कर देंगे तो 1 आएगा ना, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 21% की वृद्धि होगी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे भाई। 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100 होगा ना। 100/100 कितना होगा? कट पिट कर 1 ही आएगा ना, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा था। 10 10 20 और इसको पूरा हल करने के बाद कितना आया? 1 आया, तो 21% की वृद्धि होगी, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल मैच आंसर है हमारा। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या बनेगा? छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 11, 9 और 10 प्राप्त होता है? भाई ये सवाल कैसा आप हल करते हैं? जैसे HCF पहले कैसे हो जाएगा भाई? हमें जैसे छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर शेष बच रहा है 11, 9, 10, तो आप क्या करिएगा? 12 में से पहले 11 घटा दीजिए, 1 आ जाएगा। फिर 10 में से 9 घटा दीजिएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसका 10 में से 11 में से 10 घटा देंगे, 1 आया। देखिए HCF 1 आ गया भाई। अब क्या करिएगा? अब ये 12, 10 और 11 के ना, 12, 10 और 11 का एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा? 12, 10, 11 का, तो आप कहेंगे सर जी 660 होता है। 660। अब HCF आपने सबके माइनस से किया तो माइनस से कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 659 हो जाएगा। तो 11, 9 और 10 प्राप्त होता है। तो छोटी छोटी वह संख्या कौन सी है जो 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 11, 9 और 10 प्राप्त होती है, तो वो 659 है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, पहले HCF आप निकाल लीजिए, 12 में से 11 घटा दीजिए, 10 में से 9 घटा दीजिए और 11 में से 10। इसी में से हमने घटा, जिसे 12 में से 11 घटा दिया, 10 में से 9 घटा दिया, 11 में से 10 घटा दिया, तो सभी में 1 आया। अब उसका जो 12, 10, 11 ना, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जो 12, 10, 11 का एलसीएम 660 होगा। तो अब इसमें से जो 1 1 बचा ना, इसमें से घटा दीजिए, 659 हो जाएगा। तो छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है? 659 है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर?
अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को। ये भाई ना यूपी पुलिस के ट्रेंडिंग सवाल हैं, हर बार आते हैं। 6 घंटियां जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, एक साथ बजना शुरू करती है तो कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? पुनः एक साथ बजने में जो लगा समय भाई क्या निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किसका? 3 का, 4 का, 6 का, 7 का, 8 का और 12 का। इसका एलसीएम कितना होगा गुरु? 168। तो समय कितना यानी कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे? 168 सेकंड के बाद फिर से बजेंगी। यानी सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 75 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 46, 11, 30, 7, 50। बताइए। तो भाई ये सवाल आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बता दे रहे हैं जैसे 46, 11, तो इसमें लॉजिक जानते क्या लगा है? जैसे देखिए 46 में पहले 2 का माइनस किया, भाग 4 कर दिया, तो कितना हो जाएगा? देखिए जैसे यहाँ पे 46 है, 1 सेकंड में 46 में से -2 फिर भाग 4 बराबर आंसर। जैसे 46 में से 2 घटाएंगे 44, 44 का भाग 4 में करा देंगे 11। इस तरह से आंसर आया। देखिए यहाँ पे 11 है ना, तो इस तरह से रिलेशन बनाया है। तो आप सभी को इसी प्रकार 50 का रिलेशन हमें बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों ये फाइनली 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके एग्जाम के लिए। तो अब बताइए साथियों आप सभी का 75 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना? तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर तैयार हो चुका होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। दोस्त मेरे यदि किसी भी सवाल पे आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते साथ ही एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।